इस वीडियो में मैं यह जानने के लिए इच्छुक हूं कि जब कोई पायलट या ऐसे कह सकते हैं कि पायलट और विमान किसी विमान वाहक से टेक ऑफ कर रहे होते हैं यानी कि उड़ान भर रहे होते हैं तो वे कितने त्वरण का अनुभव करते हैं। तो मैंने यहाँ पर इंटरनेट से कुछ आंकड़े लिख लिए हैं। यहाँ पर देखिए हम एक FA-18 हॉर्नेट की तस्वीर देख सकते हैं। इस विमान की टेक ऑफ चाल यानी कि टेक ऑफ स्पीड 260 किलोमीटर प्रति घंटा है और अगर हम इसे वेग यानी कि वेलोसिटी के रूप में देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इस विमान का जो टेक ऑफ वेग है वह 260 किलोमीटर प्रति घंटा इस दिशा में है अगर यह इस निमित्त श्रेणी के विमान वाहक पोत से उड़ान भर रहा है। और मुझे यहाँ पर इस रनवे की लंबाई भी पता चल गई है। तो यह जो रनवे की लंबाई है या मुझे कहना चाहिए कि इस कैटापुल्ट की जो लंबाई है, क्योंकि ये विमान सिर्फ अपनी शक्ति से उड़ान नहीं भरते हैं, इनके अपने थ्रस्टर यानी कि प्रक्षेपक चलते रहते हैं, लेकिन इन्हें साथ ही कैटापुल्ट से छोड़ा जाता है ताकि इन्हें बहुत तेजी से इस विमान वाहक पोत के फ्लाइट डेक से बाहर फेंका जा सके या त्वरित करवाया जा सके। और एक निमित्त श्रेणी के विमान वाहक पोत की रनवे लंबाई लगभग 80 मीटर होती है। तो विमान यहां से टेक ऑफ करते हैं यानी यहां से उड़ान भरते हैं और इस जगह पर आकर लैंड होते हैं। लेकिन मैं तो यहाँ पर टेक ऑफ की बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमारा टेक ऑफ वेग 260 किलोमीटर प्रति घंटा है और अगर हम चाहते हैं कि हम विमान को इस विमान वाहक से उड़ा लें यानी कि टेक ऑफ करवा लें तो यही हमारा अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पर हमारा जो प्रारंभिक वेग है वह 0 आने वाला है और एक बार फिर से यहाँ पर सदिश की दिशा तो अस्पष्ट है, तो हम यह मान रहे हैं कि टेक ऑफ की दिशा में तो जो वेग है वह धनात्मक होगा और टेक ऑफ की विपरीत दिशा में वेग ऋणात्मक होगा। तो हमारा प्रारंभिक वेग तो 0 है और इसे हम सदिश से दर्शा लेते हैं और हमारा अंतिम वेग 260 किलोमीटर प्रति घंटा है। और चलिए अब हम सभी चीजों को मीटर और सेकंड में परिवर्तित कर लेते हैं और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि यह जो रनवे की लंबाई मीटर में है हम इसका सीधा ही उपयोग कर लें। तो चलिए इसे हम मीटर प्रति सेकंड में रूपांतरित कर लेते हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जब हम त्वरण के बारे में बात कर रहे होते हैं तो मीटर और सेकंड इस प्रकार के मात्रकों में जब बात की जाए तो यह समझने की दृष्टि से काफी आसान होता है। तो पहले अगर अब हम इस और यानी कि घंटे को सेकंड में बदलना चाहते हैं तो हम यहाँ अंश में एक और लिख लेंगे यानी कि 1 घंटा लिख लेंगे। तो ऐसा करने से यह और से और निरस्त हो जाएगा। और अब देखिए हर यानी कि डिनोमिनेटर में हम 3600 सेकंड लिखेंगे क्योंकि 1 घंटे में हम जानते हैं कि 3600 सेकंड होते हैं। अब देखिए इसके बाद इस किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए पहले हम यहाँ पर ऊपर तो 1000 मीटर लिखेंगे बट्टा हर यानी कि डिनोमिनेटर में हम 1 किलोमीटर लिख लेंगे। तो इससे यह किलोमीटर से किलोमीटर निरस्त हो जाएगा और हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए हमने ऊपर यहाँ पर 1000 मीटर लिखा है। एक बात का ध्यान दीजिए, जब भी हम इस तरह से विमीय विश्लेषण कर रहे होते हैं तो आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि यह अर्थपूर्ण है। तो देखिए अगर मैं 1 घंटे में 260 किलोमीटर चल रहा हूं तो अगर 1 सेकंड की बात की जाएगी तो मैं उसमें बहुत कम किलोमीटर चलूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 सेकंड समय की बहुत कम मात्रा होती है और इसीलिए हम यहाँ पर 3600 से भाग लगा रहे हैं। और एक बात यह भी है कि अगर हम 1 किलोमीटर या 1 सेकंड में कुछ निश्चित किलोमीटर चल पा रहे हैं तो हम उसी समय अंतराल में बहुत ज्यादा मीटर चल पाएंगे और इसीलिए हम यहाँ पर 1000 से गुणा कर रहे हैं। अब अगर हम इन्हें गुणा कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए और से तो और निरस्त हो जाएगा और किलोमीटर से किलोमीटर निरस्त हो जाएगा। तो हमारे पास यह अंतिम वेग क्या आएगा, यह आ जाएगा 260 गुणा 1000 बट्टा 3600 और मीटर प्रति सेकंड। तो अगर हम कैलकुलेटर के उपयोग से इसकी गणना कर लेते हैं तो यह लगभग देखिए हमें कितना मिलने वाला है, यह लगभग हमें 72 मीटर प्रति सेकंड मिलेगा। तो यह हमारा अंतिम वेग हो जाएगा यानी त्वरण के बाद जो अंतिम वेग है वह 72 मीटर प्रति सेकंड है। अब चलिए यहाँ पर यह सोचते हैं कि त्वरण क्या होगा। हमें यह तो पता है कि रनवे की लंबाई कितनी है, अब हम त्वरण के बारे में सोचेंगे तो चीजों को सरल बनाए रखने के लिए हम यहाँ पर यह कल्पना कर रहे हैं कि यह एक नियत त्वरण होगा यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। तो वह नियत त्वरण क्या होने वाला है,
चलिए अब इसके बारे में सोचते हैं। अब अगर हम यहाँ पर कुल विस्थापन यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचते हैं तो देखिए कुल विस्थापन आ जाएगा जो हमारा औसत वेग है यानी कि एवरेज वेलोसिटी जब हम त्वरित हो रहे हैं गुणा समय अंतराल यानी कि समय का वह अंतर जब हम त्वरित हो रहे हैं। अब जरा सोचिए कि यहाँ पर यह औसत वेग क्या होगा। तो देखिए औसत वेग यहाँ पर आने वाला है अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग बट्टा 2, यानी औसत वेग के लिए हमें बस अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग का औसत ही लेना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे हम यह तभी कह सकते हैं जब हम नियत त्वरण यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हों। अब इसके बाद अगर समय में परिवर्तन की बात की जाए तो यह समय में परिवर्तन हमें क्या बताता है? यह हमें बताता है कि हमें इस अंतिम वेग तक पहुंचने में कितना समय लगता है। या इसके बारे में सोचने का दूसरा तरीका हो सकता है कि समय में परिवर्तन वेग में परिवर्तन बट्टा त्वरण के बराबर आता है। अगर हम हमारे वेग को 10 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंचाना चाहते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम हमारी गति को 10 मीटर प्रति सेकंड से तेज करना चाहते हैं और अगर हमारा त्वरण यहाँ पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो इस स्थिति में हमें यह करने के लिए 5 सेकंड लगने वाले हैं। अब अगर आप इसी चीज को अलग से एक सूत्र में लिखा देखना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बट्टा समय में परिवर्तन। अब यहाँ पर अगर हम दोनों पक्षों में समय में परिवर्तन से तो गुणा कर लें और त्वरण से भाग लगा लें तो देखिए हमें क्या मिलेगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले समय में परिवर्तन से तो हमने गुणा कर लिया है और त्वरण से यहाँ पर हमने भाग लगा लिया है। ठीक इसी तरह इस पक्ष में देखिए समय में परिवर्तन से तो गुणा और त्वरण से हमने भाग लगा लिया है। तो ऐसा करने से यहाँ पर त्वरण से त्वरण निरस्त हो जाएगा और यहाँ पर समय में परिवर्तन से समय में परिवर्तन निरस्त हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि अब जो समय में परिवर्तन है वह हमें मिल रहा है वेग में परिवर्तन बट्टा त्वरण। अब इसके बाद जरा सोचिए कि यहाँ पर वेग में परिवर्तन क्या आने वाला है। तो पहले तो इसे हम लिख लेते हैं, यह आया है वेग में परिवर्तन बट्टा त्वरण के बराबर। और अब हम लिख सकते हैं कि वेग में जो परिवर्तन है वह होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा यहाँ पर है त्वरण। तो इसका मतलब है कि अब हम इस डेल्टा टी की जगह लिख सकते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा त्वरण। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि यह जो छोटी सी सामान्य सी दिखने वाली व्युत्पत्ति है इससे हमें काफी अच्छा परिणाम मिल गया है। तो चलिए अब हम थोड़ी सी गणित का उपयोग करते हैं। हम लिख सकते हैं कि जो कुल विस्थापन है वह आ जाएगा अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग गुणा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा 2 गुणा त्वरण। और यह त्वरण हमारे द्वारा कल्पना किया गया नियत त्वरण है। अब इसके बाद आपको बीजगणित यानी कि अलजेब्रा की कक्षा से याद आ रहा होगा कि यहाँ पर अंश में जो लिखा हुआ है वह तो a प्लस बी गुणा a माइनस बी के रूप का है। आप चाहें तो एक बार बीजगणित की जो प्लेलिस्ट है उसे देख सकते हैं या इन्हें अलग अलग करके गुणा भी कर सकते हैं। आपको याद होगा कि इस प्रकार के दो द्विपदों का गुणा हम किस प्रकार से किया करते थे। तो इसका जो हमें परिणाम मिलता है वह देखिए क्या आने वाला है। यह हमें मिलेगा अंतिम वेग का वर्ग माइनस प्रारंभिक वेग का वर्ग। तो इस प्रकार से हमें दो वर्गों का अंतर मिलने वाला है। तो हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास दो पदों का योग गुणा दो पदों का अंतर होता है तो उसका परिणाम हमें यह मिलता है। तो यहाँ पर देखिए अंतिम वेग स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग स्क्वायर बट्टा 2 गुणा यह नियत त्वरण है। तो यह काफी अच्छी चीज हो जाएगी अगर हमें यहाँ पर एक ऐसा सूत्र मिल जाए जिससे हम हमारे विस्थापन, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और त्वरण इनको आपस में संबंधित कर सके। अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर त्वरण के अलावा हमें ये सभी चीजें पता है। जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर जो विस्थापन है वह 80 मीटर है और जो अंतिम वेग है वर्ग किए बगैर यह जो अंतिम वेग है यह 72 मीटर प्रति सेकंड है। जो हमारा प्रारंभिक वेग है वह 0 मीटर प्रति सेकंड है। तो इन सभी जानकारियों का उपयोग करते हुए हम यहाँ पर अब जो हमारा त्वरण है वह ज्ञात कर सकते हैं। तो विस्थापन के लिए जो यहाँ पर यह आप सूत्र देख पा रहे हैं, यदि हम विस्थापन के अदिश रूप की बात कर रहे हैं तो हम इसे दूरी से भी समझ सकते हैं। और असल में यहाँ पर हम इनके अदिश रूपों की ही बात कर रहे हैं, यानी हम इन सभी के परिमाणों अर्थात मैग्नीट्यूड्स की ही बात कर रहे हैं। तो केवल इस वीडियो के लिए हम यहाँ पर केवल एक ही विमा की बात कर रहे हैं। तो कई बार हमें यह सूत्र एक दूसरे रूप में दिखाई दे सकता है। अगर हम यहाँ पर दोनों पक्षों में 2a से गुणा कर देते हैं तो देखिए यह हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे सकता है।
2 गुणा यहाँ पर जो त्वरण का परिमाण है गुणा विस्थापन का परिमाण, और इसे हम दूरी से भी समझ सकते हैं, यह बराबर है अंतिम वेग के परिमाण का वर्ग माइनस प्रारंभिक वेग के परिमाण का वर्ग। अब यह भी हो सकता है कि कई किताबों में आपको यह सूत्र 2AD बराबर VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर इस रूप में देखने को मिले, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि यह कोई रहस्यात्मक सूत्र नहीं है। हमने इस सूत्र को बड़ी ही आसानी से यहाँ पर विस्थापन के सूत्र से, या अगर हम अदिश रूप में बात करें तो इस दूरी के सूत्र से प्राप्त कर लिया है। हम जानते हैं कि विस्थापन बराबर औसत वेग गुणा समय में परिवर्तन होता है, और इसी से हमने यह सूत्र प्राप्त कर लिया है। तो अब तक हमने इस काफी अच्छे सूत्र की व्युत्पत्ति कर ली है, जिसकी व्युत्पत्ति हम आमतौर पर भौतिकी की कक्षा में नहीं करते हैं। तो चलिए अब इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम निमित्त श्रेणी के विमान वाहक से उड़ान भरने वाले विमान के पायलट द्वारा अनुभव किए जाने वाले त्वरण की गणना करते हैं। तो आइए इस सूत्र में मान रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणा त्वरण और गुणा दूरी आने वाली है, तो दूरी यहाँ पर 80 मीटर है, तो गुणा में हमने 80 मीटर लिख लिया है, बराबर अब अंतिम वेग का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अंतिम वेग यहाँ पर 72 मीटर प्रति सेकंड है, तो हमने 72 मीटर प्रति सेकंड लिखकर इसका वर्ग कर लिया है, माइनस जो प्रारंभिक वेग है वह हम जानते हैं कि 0 मीटर प्रति सेकंड है। तो 0 मीटर प्रति सेकंड अगर हम इसका वर्ग भी करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, तो हमें इसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर माइनस में 0 ही आएगा, तो परिणाम तो हमें यही मिलने वाला है। तो अब त्वरण के लिए इसे हल करने के लिए हम दोनों पक्षों में 2 गुणा 80 मीटर से भाग लगा देंगे, तो हमें देखिए त्वरण मिल जाएगा 72 मीटर प्रति सेकंड इसका वर्ग बट्टा 2 गुणा 80 मीटर। अब अगर हम इसे सरल करते हैं तो हमें मिलेगा देखिए 72 स्क्वायर बट्टा 2 गुणा 80 यानी यह 160 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए मीटर प्रति सेकंड इसका वर्ग है, तो यह आ जाएगा मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर, और यहाँ भाग में मीटर है तो हम यहाँ गुणा 1 बट्टा मीटर लिख सकते हैं। तो इसे हमने सरल कर लिया है। अब ऐसा करने से यहाँ पर मीटर स्क्वायर बट्टा मीटर, यह तो मीटर बन जाएगा, यानी 1 मीटर तो निरस्त हो जाएगा, और देखिए अब यह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बच गया है। तो यह त्वरण है, तो हमें यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही मिलना चाहिए था, तो यह तो एकदम सही है। अब आइए हम कैलकुलेटर का उपयोग करते हुए 72 स्क्वायर बट्टा 160 इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ऐसा करने से जो हमारा त्वरण है वह हमें लगभग देखिए कितना मिलने वाला है, यह त्वरण हमें मिल जाएगा लगभग 33 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब अगर मैं आपको एहसास करवाना चाहूं कि यह कितना ज्यादा त्वरण है, तो यह उदाहरण देखिए। जब हम मुक्त रूप से धरती पर गिर रहे होते हैं तो जो धरती का गुरुत्वाकर्षण बल है वह देखिए हम पर कितना त्वरण लगाता है। वह हम पर जो त्वरण लगाता है वह होता है G बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम एक पहाड़ी से कूद जाते हैं तो धरती के कारण हम पर जितना त्वरण लग रहा होगा, यह त्वरण हमें उस त्वरण का लगभग 3 गुना मिल गया है। इसके बारे में सोचने का एक दूसरा तरीका हो सकता है कि हम इसे बल के नजरिए से देखें। हालांकि हमने अभी तक बल के बारे में ज्यादा बात नहीं की है, हम एकदम गहराई से बल के बारे में जानेंगे। तो यह तो पायलट का त्वरण है। अब हम कह सकते हैं कि हमारा पायलट धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के 3 गुना से ज्यादा बल का अनुभव करता है, यानी कि देखिए 3 गुना G करेंगे तो हमें लगभग 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मिलेगा, लेकिन पायलट का त्वरण तो उससे भी ज्यादा है। अब अगर हम यह समझना चाहें कि पायलट को प्लेन में बैठे बैठे महसूस कैसा होगा, तो चलिए हम यहाँ पर पायलट को बनाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए पायलट इस तरह से बैठा है और यह प्लेन को यानी कि विमान को उड़ा रहा है। अब इस पर जो बल लग रहा होगा उसके कारण इस पर आगे की ओर 33 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण लग रहा है। तो इस पायलट को कुछ ऐसा अनुभव होगा कि यह किसी ग्रह की सतह पर लेटा हुआ है और इसका जो भार है वह 3 गुना या 3 गुना से भी ज्यादा हो गया है। इसे समझने के लिए हम उदाहरण रूप में देख सकते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ पर सोए हुए हैं, आपका चेहरा ये रहा, ये आपके हाथ हैं और ये आपके पैर हैं। तो अब अगर आपके ऊपर 2 और लोग सो जाते हैं तो आपको यहाँ पर दबाव की अनुभूति होगी, यानी आप यहाँ पर महसूस कर पाएंगे कि आपका जो भार है वह 2 लोगों से थोड़ा बढ़ गया है। तो ठीक इसी तरह इस पायलट को भी अपने संपूर्ण शरीर का भार सामान्य भार का लगभग 3 गुना लगता है। तो मुझे तो यह चीज काफी रोचक लगती है।
अब अगला सवाल यह उठता है कि हमारे विमान को विमान वाहक से उड़ने में या कैटापुल्ट होने में कुल मिलाकर कितना समय लगता है। तो हमें पता है कि विमान का जो त्वरण है वह 33 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो अब हम यह पता करना चाहते हैं कि विमान का वेग 0 से 72 मीटर प्रति सेकंड कितनी देर में हो जाता है, जब यहाँ पर 33 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण लग रहा है। अब देखिए, 1 सेकंड के बाद तो विमान का वेग 33 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा और 2 सेकंड के बाद विमान का वेग 66 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि विमान को विमान वाहक को कैटापुल्ट करने में या छोड़ने में 2 सेकंड से थोड़ा सा ज्यादा समय लगने वाला है। और कैलकुलेटर के उपयोग से हम इस समय की गणना भी कर सकते हैं। इसके लिए हम 72/33 यह ज्ञात कर लेंगे। तो इससे हमें जो समय है वह लगभग 2.18 सेकंड मिलने वाला है। यानी कि इतना समय 2.18 सेकंड का समय इस विमान को विमान वाहक से कैटापुल्ट करने में लगने वाला है।